क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट, जिसका नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी है। उसका वन शॉट है, ये जेई लेवल का है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 9 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को कवर करेंगे हम बारी बारी। पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ लॉ फॉलो करती है। ये वही लॉ है, 6 लॉ है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफाइनाइट proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac law of gaseous volume, Avogadro's law of reciprocal proportion। अब इनको एक एक करके देखते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लुएरेंट लुइजर। नाम याद रख लो या नहीं भी रखो तो कोई काम का नहीं है वैसे ये। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। इसका एग्जांपल है 10 ग्राम इसको हीट किया तो 6 ग्राम तो ये बना और CO2 बना 4 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हुआ 10 ग्राम, और 6 और 4 10 ग्राम। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट। याद रखो या ना भी रखो। इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the same proportion of elements by weight। ये लो कहता है जैसे H2O है, H2O को कहीं से भी उठा लो, उसका जो मास रेशियो होगा, मास रेशियो 2:16 1/8, वो हमेशा 1/8 ही आएगा। कहीं से भी उठा लो H2O को, बस यही स्टेट करता है ये लो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। Copper oxide was prepared by 2 different methods. In one case, 1.75 gram of metal gave 2.19 gram of oxide. In the second case, 1.14 gram of metal gave 1.43 gram of the oxide. Show that the given data illustrate the law of constant proportion। Law of constant proportion इस केस में फॉलो हो रहा है, ये शो करना है। तो बेसिकली ये होगा मास परसेंट ऑफ कॉपर। बेसिकली 2 केस है इसमें। केस 2, मास परसेंट ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का मास इंटू 100। तो बेसिकली केस 1 में देखते हैं, इतना ग्राम मेटल है तो 1.75 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.19 ग्राम इंटू 100। ये मास परसेंट ऑफ कॉपर आ गया यहाँ। और अब केस 2 में देख लेते हैं 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गिव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं तो।
79.9 और ये भी 79 पॉइंट कुछ समथिंग। तो ये बेसिकली शो कर दिया इसने कि इस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। इट वाज फाउंड दैट ब्लैक ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर कंटेन्स 80% and 89% of copper respectively. Show that this data is in accordance with law of multiple proportion. law of multiple proportion इसमें शो करना है। तो बेसिकली दो हैं, एक ब्लैक ऑक्साइड और एक रेड ऑक्साइड। तो ये बन रहे हैं कॉपर कंटेन्स 80% एंड 87% रिस्पेक्टिवली। तो ब्लैक ऑक्साइड में 80% कॉपर है और रेड ऑक्साइड में 89%। तो अब बचा ऑक्सीजन, तो वो 20% होगा, यहां ऑक्सीजन 11% होगा। तो अब देखते हैं कि 20 ग्राम ऑक्सीजन में हमें 80 ग्राम कॉपर मिलेगा और 1 ग्राम ऑक्सीजन में हमें 4 ग्राम कॉपर मिलेगा। अब यहाँ 11 ग्राम ऑक्सीजन में हमें 89 ग्राम कॉपर मिलेगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन में हमें अप्रोक्स 8 पॉइंट कुछ समथिंग कॉपर मिलेगा। तो हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कॉपर का मास है, तो इनका रेशो लेते हैं। तो 4:8, 1:4, 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशो आया इसका। बस यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता था, हमने स्टेट कर दिया कि इसका मास और इसका मास सेम हो गया। अब इसका मास और इसका मास बचा, उनका रेशो 1:2 आया, वो स्टेट हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड hydrogen and nitrogen gas will be required for formation of 40 ml of ammonia. All volumes are measured at STP. Standard temperature and pressure है। 40 ml ammonia दे दिया, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अब इसके स्टेशनमेट्री कोफिशिएंट यानी 1 वॉल्यूम इसकी, 3 वॉल्यूम इसकी, 2 वॉल्यूम इसकी बनाएंगे। तो इसकी 40 वॉल्यूम 40 ml दी हुई है। तो अब यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। 40 ml 2 वॉल्यूम है, इसकी हाइड्रोजन की निकालते पहले। तो x वॉल्यूम होगी 3 की। तो 60 ml हाइड्रोजन की आ गई H2 की। अमोनिया की निकाल लेते हैं। तो इसकी 20 ml होगी नाइट्रोजन की। Fifth law है Avogadro's law. Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of the gases contains equal number of molecules.
जैसे ये एग्जांपल है, ये लो कहता है कि जैसे इसमें 10 ml वॉल्यूम है इसकी और उसने n मॉलिक्यूल्स बनाए अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। जो ये क्लोरीन होगा उसके भी 10 ml में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके 20 ml हो गया तो 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बस यही ये लोग स्टेट करता है कि बैलेंस रिएक्शन में इसके 10 ml तो इसके भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके 10 ml तो इसके भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वॉल्यूम डबल हो गई तो मॉलिक्यूल्स भी डबल हो गए। सिक्स्थ और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion. If two different elements B and C combine separately with the same weight as of a third element A, the ratio of the masses in which they do so are they either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine B and C. Basically जैसे तीन एलिमेंट है NaCl और H हाइड्रोजन। अब Na हाइड्रोजन के साथ पहले कंबाइन हुआ तो उसका रेशियो इतना आया मास का। फिर हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन हुआ तो उसका रेशियो इतना आया। हाइड्रोजन का मास कर दिया हमने कॉमन, मतलब सेम कर दिया 1:1। तो जो रेशियो बाकी बचे का जो Na और Cl का रेशियो आया 23:35.5, वो रेशियो इक्वल होगा जब हम NaCl को रिएक्ट करेंगे और उनके मासेस का जो प्रोडक्ट आएगा उसके या तो इक्वल होगा या फिर उनका मल्टीपल होगा। जैसे 2 होता तो इसका मल्टीपल आ जाता 46 और इसको भी 2 से कर देते 70 कुछ आ जाता। तो बस यही ये लो कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास पहले देख लेते हैं। इट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। बेसिकली पहले के समय में कोई मास को परफेक्टली मेजर करने की कोई मशीनरी नहीं थी हमारे पास, तो हमने एक स्टैंडर्ड मास माना C12 एलिमेंट का 1/12 पार्ट। उसके हिसाब से हमने जो है कैलकुलेट किया एलिमेंट्स का मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट इनटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12 एलिमेंट। बेसिकली इसको हम AMU भी कहते हैं। AMU इसको ही कहते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। तो 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में ये होती है और kg में ये होती है, याद करने वाली है। और अब आ जाते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के पीछे U लगा दें तो वो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बन जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास में U नहीं लगता, वो सब आप इस कैलकुलेशन से देख सकते हैं। जैसे मास ऑफ एन एटम, अब इसको यहां लेके जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू U, ये वाला पार्ट। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, वही चीज यहाँ वाली। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में U नहीं लगता क्योंकि वो खुद ही एक कैलकुलेटेड पार्ट है।
इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो उसमें यू लगेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम में यू नहीं लगेगा, बस यही डिफरेंस है। उसमें एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, जो आइसोटोप्स के लिए निकलता है। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल है, एटॉमिक मास है 35.5, वो एवरेज एटॉमिक मास उसका, क्योंकि क्लोरीन दो स्टेट में पाया जाता है, एक 35 एक 37। 35 75% है एटमोस्फेयर में और 37 25%। तो अब उसका निकालने के लिए फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 यानी 35 को मान लो, उसके परसेंटेज अबेंडेंस कितना है 75%, वो निकाल, वो प्री डिफाइंड होता है, वो आपको निकालना ये। और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 37 और एविडेंस 25% डिवाइडेड बाय 100, तो वो कैलकुलेशन करके 35.5 आता है। ये एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकलता है। मॉलिक्यूलर मास को देख लेते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बेसिकली जैसे H2O है, तो दो हाइड्रोजन है, तो उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये 18। ये हो गया हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वहीं अगर 18U लगा दे तो वो मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो 18 इंटू वो जो फॉर्मूला बताया था, कितने U जो है कितना ग्राम होता है, 10⁻⁻24 ग्राम, ये है। बेसिकली ये उसका ही पार्ट है, बस इसमें जो है सेपरेटली हम कैलकुलेट करके फिर प्लस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। When atomic mass of an element is expressed in gram, it becomes gram atomic mass. It is the mass of Avogadro's number of atoms of an element. Basically ग्राम्स में जैसे हीलियम है, उसका एटॉमिक मास है 4U, उसको ग्राम्स में डिफाइन कर दिया, यानी 4 ग्राम। अब ये जो 4 ग्राम है, ये ही हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास है। बस अब इसकी एक स्पेसिफिकेशन यहां आ जाती है कि जो 4 ग्राम होगा ना, ये इतने एटम ऑफ हीलियम आएंगे इसमें। 4 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम आएंगे, ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज सेम एज एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास। इसको इसमें भी मॉलिक्यूलर मास को इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CO2, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब इसको 44U को ग्राम्स में डिफाइन कर दिया, 44 ग्राम, यही बन गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब वही वाली प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होती है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी जो 44 ग्राम्स है, इसमें इतने एटम्स ऑफ CO2 आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बेसिकली किसी भी चीज का Na पार्टिकल्स यानी 6.022
into 10 to the raised to power 23 पार्टिकल्स 1 मोल बनाते हैं। सिंपल, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन देखना है तो उस 1 मोल ऑक्सीजन में इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, बस यही है मोल। और अब इसमें जितना, इसको हम बोल देंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जितना इसमें मास होगा उसको मोलर मास बोल देंगे ऑक्सीजन का। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, कि जो मोलर मास होगा वो एटम्स में अगर देखें तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। वहीं अगर मॉलिक्यूल में देखें तो मोलर मास वहां ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। क्योंकि मोल इसमें भी 1 मोल और इसमें भी 1 मोल। मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूलाज आते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास क्वेश्चन में होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, आयंस भी पूछ सकता है, अपॉन Na। ये 4 गैसेस होता है। एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री और 1 बार, ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले याद करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। इसको एक क्वेश्चन से फाइंड करते हैं। फाइंड H2O की परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। मोलर मास ऑफ दो हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन 18। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है कि जिसकी निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल मास और उसको 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल मास इंटू 100। ऐसे मास परसेंट निकालते हैं। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम करना चाहे तो। नेक्स्ट टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जैसे एग्जांपल है बेंजीन का, तो उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो उसके जो नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 1:1 आया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन बन जाएगा CH। सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिया हमने। अब एक फॉर्मूला इसमें से मिलता है मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बेंजीन के केस में ही इसको डिफाइन करते हैं। N की वैल्यू निकालते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास यानी C6H6 का मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। तो ये 12 इंटू 6 72 प्लस 6 अपॉन 13 78 अपॉन 13 6 पे जाएगा तो N की वैल्यू 6 आ जाएगी।
इसका मतलब ये है कि मोलिकुलर फॉर्मूला यानी C6H6 इक्वल्स टू 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला यानी CH। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 और H6 बन जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशियोमेट्री एंड स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशंस। The calculation based on quantitative relationship between reactant and products in a balanced chemical equation are known as stoichiometry calculation. Basically एक balanced chemical equation में reactant और product की जो कैलकुलेशन है कि कितना प्रोडक्ट होगा और कितना रिएक्टेंट होगा, उसी कैलकुलेशन को स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन बोला गया। जैसे एक एग्जांपल है, ये वाली रिएक्शन है NH3 प्रोडक्शन की, जिसमें जो इसका स्टेशियोमेट्री है 1, इसका 3 और इसका 2, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो उसके हिसाब से 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। इसके स्टेशियोमेट्री के हिसाब से ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर अब 1 मोल ऑफ N2 को निकालेंगे तो वो इतना आ जाएगा। वहीं H3 मोल इसके थे, 2 इसके पास ये हैं, 2 इसके पास ये हैं, 3 मोल इसके थे, तो 6 ग्राम ये प्रोड्यूस टू इतना ग्राम ऑफ NH3। वैसे ही लीटर में, वॉल्यूम में 22.7 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 इंटू 22.7 यानी 3 मोल था ना, इसलिए इतना वॉल्यूम, और 2 इंटू इतना NH3 का एट STP, ये वॉल्यूम के लिए। तो इसी कैलकुलेशन को स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट which is completely consumed during the reaction is known as limiting reagent। कोई भी रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, 100% कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, उसको LR बोल देते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब वो खत्म होगा, वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो उसकी ही वो ही डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे इस रिएक्शन में 1 मोल और 1 मोल मिलके ये बनाते हैं। अब उसमें एक कंडीशन दी कि 3 मोल H2 के दिए हैं, 2 मोल Cl2 के दिए हैं। अब कितना ये HCl प्रोड्यूस होगा, तो वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये LR है। 1 मोल, ये 3 मोल है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये LR है, तो ये डिपेंड करेगा कितने मोल यहाँ फॉर्म होंगे। अब बेसिकली थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसमें गिवन मोल अपॉन स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका कम होगा उसको LR बोलेंगे। LR को फाइंड करने का ये भी एक तरीका है। और वरना जो रिएक्शन में कम है, जो पहले खत्म होगा, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, उसको LR बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। उसके भी 2 तरीके हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में 2 टाइप है, जैसे डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगेगा। क्वांटिटेटिव, इसको पढ़ेंगे हम, बारी बारी इन सारी टर्म्स को पढ़ेंगे। पहली कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट per 100 parts of the solution. It can also be called as parts per 100, pph. Mass percentage, W by W of solute का मतलब होता है mass of solute upon mass of solution into 100। वैसे वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम ऑफ solute upon वॉल्यूम ऑफ solution into 100।
मास ऑफ W/V का मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेसिकली इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि 10% ऑफ W/W ऑफ एक्स कुछ भी ऑफ सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है? मतलब ये 10 ग्राम ऑफ एक्स में 100 ग्राम सॉल्यूशन का है कि अगर 10 ग्राम एक्स का होगा तो 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम एक्स होगा। इसका मतलब ये है, आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, मोल्स जो है वो Na है सोल्यूट के, और सॉल्वेंट के Nb है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, वहीं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, और जो Na यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसका जो सम होता है वो 1 होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर में ये है, और ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, यही है मोलैरिटी। एक केस होता है मोलैरिटी में, केस ऑफ डिल्यूशन। डाइल्यूशन के पहले वाला प्रोसेस और उसके बाद वाला, तो मोलैरिटी चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस, बट द मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते, तो उससे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो जब ये चेंज नहीं हो रहा तो m1 इंटू m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू v2, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन। ये दोनों को एलिब्रेट करके ये वाला फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट होती है इसकी मोल पर केजी, और मोलल से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। नेक्स्ट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the raised to power 6। ये है ppm। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मेलिटी की फॉर्मूला है निकालने का।